हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं गेट जो 2021 है उसमें। सो ये जो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं इनमें तुम सभी मतलब जैसे हम सभी को पता है कि एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इनका ये होता है कि आप जितने एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे आपके नंबर स्कोर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप स्कोर करोगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर आपको गलत भी होगा तब भी आपको कोई आपका मार्क डिटेक्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन से जो एमएसक्यू टाइप आप प्रिपेयर कर सकते हैं गेट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आप जैसे पढ़ सकते हैं कि मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और उसके लिए हमें पूछा है कि इसका डिटर्मिनेंट हमें हमारा जो है वो जीरो है। उसके बाद हमें पूछा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं, ये हमें बताना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो यहाँ पे जो है देखो एक्स एक्स रखा हुआ है मैट्रिक्स में, तो पहले इस एक्स को हम कैसे निकालेंगे जब हमें कहा गया है कि डिटर्मिनेंट जीरो है। डिटर्मिनेंट जब भी जीरो होगा जब आपका वैल्यू एक्स जो है वो 6 के बराबर होगा। एक्स अगर 6 नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये भी 36 बनना चाहिए और ये भी 36 बनना चाहिए तभी आपका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए 6 के बराबर। उसके बाद हमने एक्स निकाल लिया। अब क्या है कि जो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होगी जब आपका ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है तो वो मैट्रिक्स जो है वो आपका जो है सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताया था आइगन वैल्यूज का कि आइगन वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो आइगन वैल्यू आपको अगर निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो उसका ट्रेस होता है, ट्रेस जो होगा उसका वो इक्वल होता है समेशन जो होता है हमारा आइगन वैल्यूज का उनके बराबर। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है जब हमारा जो डिटर्मिनेंट जो होता है जो दोनों आइगन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसका ट्रेस निकालें तो इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस इसका है अगर दोनों आइगन वैल्यू हम की बात करें तो अगर दोनों आइगन वैल्यू हम मान लें कि लैम्बडा वन और लैम्बडा टू है तो उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो उसका ट्रेस के बराबर होगा। ट्रेस कितना है 13। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लैम्बडा वन और लैम्बडा टू को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हम कितना आएगा आंसर, जो डिटरमिनेंट जो कितना है वो इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिटरमिनेंट के बराबर होता है। डिटरमिनेंट कितना है जीरो है। तो जीरो तो हम अब यहाँ से हमें एक हिंट मिलेगा कि दोनों का समेशन जो है 13 है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो है। और ये कब पॉसिबल है जब कि एक आइगन वैल्यू जीरो होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी हमारा वो जो है जो हम कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू जीरो आएगा। अगर हमारा कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी तो उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा। डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा तो क्या होगा, हम इसको जो हमारी कंडीशन है वो वॉयलेट हो जाएगी। अगर कंडीशन वॉयलेट हो गई तो कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी तो क्या होगा कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। अभी हमने कहा कि आप इसको जब ये ट्रांसपोज ये करोगे तब भी आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन सी है आपका जो अब एक आइगन वैल्यू 13 होगी और दूसरी आइगन वैल्यू जीरो होगी तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तो ऑप्शन दूसरा सही है। और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो जो इसके आइगन वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, तो ऑप्शन डी सही है आपका। ऑप्शन डी ए सी डी तो आपकी सही होगी। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है उसका क्या है इन्वर्टिबल दिया हुआ है। इन्वर्टिबल कोई भी मैट्रिक्स कब होगी जब अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब एक दोनों का जो स्क्वायर कर दें, अगर हम मतलब ए मल्टीप्लाई बाई ए कर दें तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे तो वो हमारा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो ये आपके तीन ऑप्शन सही थे इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन्वर्टिबल की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर जैसे अब ये तो यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर हम जनरल बात करें तो अगर ए मैट्रिक्स है तो वो बी है, तो वो अगर हम इसको लिखें तो अगर ये आइडेंटिटी के बराबर दे तो वो इन्वर्टिबल होता है। और ये जो बराबर होगा बी और ए, मतलब ए जो है वो ए का इनवर्स होना चाहिए।
तो ये एक अगर इन्वर्स होगा तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहते हैं हम। अगर यहाँ पे जो बात होगी वो ए स्क्वायर बराबर आई की होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। तो ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो है ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये तीन ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है, उसके बाद एक फंक्शन दिया हुआ है आपको। फंक्शन दिया हुआ है, उसके जो है आपको रूट्स रूट्स के बारे में पूछा है, और मतलब जो रूट्स कैसे हैं उसके रूट्स के टाइप के बारे में पूछा है। तो इसमें क्या है कि आप जब ये फंक्शन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो इसको हम मतलब मैं आप सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ और कौन सा मेथड लगा रहे हैं वो बता देता हूँ। तो आपको आप रूट फाइंडिंग के लिए कई मेथड होते हैं हमारे पास। बाइसेक्शन एक मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है। दूसरा सीकेंट मेथड है। उसके बाद आता है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड है। उसके बाद आता है हमारा न्यूटन रैप्सन न्यूटन रैप्सन मेथड। जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। तो इसको आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर रूट निकालने के लिए, और इसको जब रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी है वो गलत है। क्योंकि ए और सी में तो आपको एक ही मिल सकता है ना, सम ऑफ ऑल इट्स रूट इज जीरो और सम ऑफ ऑल इट्स रूट इज इक्वल टू 2/3। सो ऑप्शन ए और सी में से तो ये आपको एक ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे मिलेगा जब आप इसको रूटन ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। ये अब मेथड है, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है आप एग्जाम में, तो आप इसको अप्लाई करके देखें इस फंक्शन के ऊपर। थोड़ा लेंदी है इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप इसको अप्लाई करें इस फंक्शन के ऊपर, तो आपको ये तीन जो वैल्यू है वो मिल जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, फॉर एन एटॉमिक न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड आइडेंटिकली इन द वॉल्यूम, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है, न्यूक्लियर विद जेड ग्रेटर देन 83 एंड ए ग्रेटर देन 209 emits alpha radiation. Okay, and the C option है, the surface contribution to the binding energy is proportional to 2/3, and D है, beta decay occurs when the proton to neutron ratio is large but not when it is small. So यहाँ पे एक ट्रिक दिया हुआ है, इसमें इसके एक्चुअली दो आंसर थे। ये जो जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये थोड़ा मतलब जनरली बीएससी एमएससी के लेवल पे हमें बताया नहीं जाता। सो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है एक्चुअली। पर इसका अगर आपने ये नहीं करते हो, अगर आप बाकी जो मैं अभी बताऊंगा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से वो भी करते हो, तब भी ये क्वेश्चन आपका करेक्ट माना जाता है, क्योंकि ये एमएससी के लेवल पे जनरली बताया नहीं जाता। वैसे दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आइडेंटिकली होता है, पेयर मेटर और न्यूक्लियर चार्ज का अगर हम बात करें विद इन द न्यूक्लियर वॉल्यूम। उसके बाद जो होता है दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, न्यूक्लियस विद जेड ग्रेटर देन 83 और ए ग्रेटर देन 209 इमिट्स अल्फा रेडिएशन। तो कोई भी अगर हमारा कोई भी डिके प्रोसेस हो रहा है, डिके प्रोसेस के थ्रू पार्टिकल्स इमिट होते हैं, उसको अल्फा डिके हो रहा है, उससे बीटा डिके है, गामा डिके, जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो होते हैं जो हमारे होते हैं, जब एन बाई जेड जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाता है। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारा हमारा जो है कोई भी डिके प्रोसेस होगा। तो एन यहाँ में से हम एन निकालेंगे तो एन क्या होगा, 209 माइनस 83, तो वो काफी बड़ा है वन से। तो जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी, तो ये सेटिस्फाई होगी तो ये अल्फाडिक होगा यहाँ पे। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, तो तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको वो है सरफेस कंट्रीब्यूशन टू बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल ए की पावर 2/3। जो सरफेस अब बाइंडिंग एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस एरिया से आता है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। और आर हमें पता है कि आर क्या होता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे आर की जगह, तो हमारा ए पे जो डिपेंडेंस आएगी वो 2/3 आएगी। तो ऑप्शन जो है, जो सी है, ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही है। ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वो दिया है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो, मतलब ये बात कर रहा है जेड बाई एन की। ये कह रहा है कि जेड बाई एन अगर ज्यादा होगा तब जाके हमारा प्रोटॉन मतलब जो है बीटा डी के होगा। पर ऐसा नहीं है, होता क्या है, जब एन बाई जेड ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब वन होगा, तब हमारा होता है। तो इसमें जो है उल्टा दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है जो हमारे पास एक
हार्मोनिक ऑक्सीलेटर दिया हुआ है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा है। 5 आइडेंटिकल पार्टिकल दिए हैं, मतलब आइडेंटिकल है कि हम उन पांचों को जो है एक दूसरे से मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनको, तो दिया हुआ है। तो हमें जो पूछा ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछा है। अब हमारा जो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है प्रोटॉन के लिए दिया हुआ है, तो तीसरा जो दिया हुआ है स्पिनलेस फर्मियोन के लिए दिया हुआ है, चौथा जो दिया हुआ है बोसॉन के लिए दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है कि जो ऑप्शन ए और बी है, इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन होता है, प्रोटॉन भी फर्मियोन होता है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही करेक्ट है। अब मतलब दोनों के लिए एनर्जी तो सेम ही मिलेगी आपको, चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन, दोनों फर्मियोन है, दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल्स है। तो अब किसी इनमें दोनों में से एक कोई करेक्ट हो सकता है, और इन दोनों को हम चेक करेंगे ऑप्शन सी और डी को। तो हमें पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ई एन जो होती है वो एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा होती है। अगर इसको हम अप्लाई करें यहाँ 5 आइडेंटिकल पार्टिकल के लिए, तो पहले क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होगा, पहले ही दो में पहले ग्राउंड स्टेट में तो चले जाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दो चले जाएंगे, ये हमारा जो है ग्राउंड स्टेट, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड है, उसके बाद जो सेकंड एक्साइटेड है उसमें एक एक चला जाएगा, मतलब हाँ। तो ये जो है ये हमारा ये ग्राउंड स्टेट था, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड, इसमें है ग्राउंड स्टेट में दो हैं, फर्स्ट एक्साइटेड में दो हैं, और सेकंड एक्साइटेड में एक है, तो इसका कितना होगा, दो इंटू में हाफ, इसका नेक्स्ट जो आएगा वो कितना आएगा, दो इंटू में आएगा आपका 3/2, उसके बाद आएगा आपका 5/2, प्लस में 5/2, ये टोटल कितना बनेगा आपका 13/2। तो ऑप्शन जो है ए सही है, ए सही है, तो बी अपने आप ही गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम स्पिनलेस फर्मियोन्स की बात करें, स्पिनलेस फर्मियोन्स की है तो बस क्या है कि स्पिन अब मैटर नहीं करती, पर फर्मियोन दिया हुआ है, तो अब फर्मियोन दिया हुआ है तो क्या होगा, जो पोली का जो रूल था कि पोली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होगा, वो फॉलो होगा, तो क्या होगा, दो पार्टिकल अगर एक दूसरे में एक ही लेवल में जब भी रह सकते हैं, तो उनके दोनों के क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होंगे। तो तीन जो क्वांटम नंबर है वो तो पहले ही फिक्स हो जाते हैं जब एक एनर्जी लेवल में पार्टिकल आ जाता है, ये तीनों तो पहले ही शुरू स्टार्टिंग में फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ एमएस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूसरा पार्टिकल है उसमें आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट अप एंड डाउन स्पिन के पार्टिकल एक में रह सकते हैं, अगर जब हमें बोल दिया कि स्पिन है नहीं तो ये मैटर नहीं करता। तो अब ये क्या है कि अब कोई भी दो पार्टिकल हैं जो एक कॉन्फ़िगरेशन में मतलब एक स्टेट में नहीं रह सकते, स्पिनलेस हो गया ना, मतलब कि फोर्थ क्वांटम नंबर तो चला गया, तो फिर तीन क्वांटम नंबर है, और ये तीनों क्वांटम नंबर जो है सेम ही रहेंगे किसी भी स्टेट के लिए। और अगर हम हमें यहाँ पे फर्मियोन दिया हुआ है, फर्मियोन के लिए पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लगाएंगे, तो हमारे क्या होगा कि कोई भी दो पार्टिकल ये है एक ही स्टेट में नहीं रह सकते, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो बनेगी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट में एक होगा, फर्स्ट एक्साइटेड में एक होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक होगा, थर्ड एक्साइटेड में एक होगा, उसके बाद फोर्थ एक्साइटेड में एक होगा। इन पांचों की जब एनर्जी कैलकुलेट करोगे वो 25/2 ही आएगी आपकी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। और उसके बाद अगर हम फर्मियोन्स को देखें, फर्मियोन तो सारे एक ही उसमें चले जाते हैं, फुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है वहाँ पे, तो ऑप्शन जो डी है वो भी सही है। यहाँ पे जो था यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ए बी ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जो एनर्जी लेवल दिए हुए हार्मोनिक ऑसिलेटर के, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके वो ए सी और डी जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, उसके लिए हमें बोला गया है कि चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी भी दिया हुआ है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज ऑलवेज करेक्ट। अब ऑलवेज करेक्ट का जो भी का मतलब ये है कि आप कोई भी मीडियम में चले जाओ वो रिलेशन चेंज नहीं होगा, ऑलवेज करेक्ट का मतलब ये है। तो जो पहली इक्वेशन है वो गलत है, वो मतलब चेंज हो जाएगी जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाओगे, वो परमिटिविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो अब क्वेश्चन एक जो ऑप्शन ए है वो सेम नहीं रहता, ऑप्शन जो बी है वो हमेशा आप सेम ही रहेगा, क्योंकि मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता किसी मीडियम में, तो ऑप्शन बी जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद ऑप्शन जो अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन जो ये है सी है, ये भी गलत है, क्योंकि रो का वैल्यू चेंज हो जाएगा यहाँ पे, म्यू परमिटिविटी और वो सब दोबारा जो जो मीडियम के पैरामीटर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो भी गलत है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है, जो हमारा लोरेंज फोर्स का है या जो टोटल फोर्स लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो ये क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाला है, इसमें इसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर आप मीडियम की बात करें तो ऑप्शन बी और जो है डी जो है वो आपके सही है। उसके बाद सो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा कि आपको पी और क्यू जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका जो डैगर है, मतलब कंजुगेट ट्रांसफॉर्म जो है वो खुद मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये दिया हुआ है, तो उसके बाद पूछा है कि इन जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है उनमें से कौन कौन सा सही है। तो पहले हम ट्राई कर लेते हैं पी क्यू प्लस में क्यू पी। इसका अगर हम डैगर लेते हैं तो ये क्या इसके बराबर होगा, पी क्यू डैगर प्लस क्यू पी के डैगर के बराबर होगा। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्यू डैगर पी डैगर प्लस में पी डैगर क्यू डैगर, दोनों हर्मिशियन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा क्यू पी प्लस पी क्यू। दोनों समेशन में है तो समेशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब हम इन दोनों को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं कि आप इसको पहले पी क्यू लिख दो प्लस में बाद में क्यू पी लिख दो, मतलब समेशन साइन है तो कोई इश्यू नहीं है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। इस तरह आप ऑप्शन बी जो है वो भी यहाँ पे करेक्ट है, अगर आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है। इसका अगर हम डैगर लेंगे तो ये डैगर जो किसके बराबर आएगा, क्यू डैगर पी डैगर, दोनों हर्मिशियन है तो इसको हम क्यू पी लिख सकते हैं। तो अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है वो रूल फॉलो नहीं करता मैट्रिक्स के, आप क्यू पी को पी क्यू के बराबर लिख दो। तो ऑप्शन जी है, ये जो है रॉन्ग है। ऑप्शन डी है वो भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप हर्मिशियन की प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हैं। तो ये कुछ एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन थे। आगे अब आगे भी हम सॉल्व करेंगे एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप एक बार जो आपके वीडियो के नीचे है जो सब्सक्राइब बटन जो आ रहा है वहां पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास जो है लेटेस्ट अपडेट जो है गेट एग्जाम से रिलेटेड जो आपको मिलती रहे। अभी हम और भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है जो है सॉल्व करके आपको मैं डालूंगा। अभी आप वीडियो अपलोड करूंगा, सो आप आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक पीएन जंक्शन हमें दिया हुआ है और जो डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन है पी साइड की वो हाइयर है देन एन साइड। तो हमें अब बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट है वो जो है सही है। पहला जो दिया हुआ है कि जो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन इज लार्ज ऑन द एन साइड, ये करेक्ट है। क्योंकि जिस भी साइड में जो जो डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन हम ज्यादा कर देंगे तो उस साइड की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम फॉर्मूला देखें। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद जो बी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है एट थर्मल इक्विलिब्रियम द फर्मी एनर्जी इज हाइयर ऑन द पी साइड। अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो फर्मी एनर्जी में फर्मी एनर्जी कह रहा है कि हाइयर है पी साइड की तरफ। ये गलत है, क्योंकि जब डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन आपने हाई की है पी साइड की तरफ तो जो फर्मी लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा, बैलेंस बैंड की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत है, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल बैलेंस बैंड की तरफ नहीं जाता है जब आप पी की साइड डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो। ऑप्शन जो बी है वो गलत है। उसके बाद जो ऑप्शन सी है जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन द डिप्लीशन रीजन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द पी साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द एन साइड। ये जो है ये सही है, क्योंकि ये बात कर रहा है कि ये बात कर रहा है माइनॉरिटी कैरियर्स की। माइनॉरिटी कैरियर्स तो दोनों साइड में सेम है, हमने माइनॉरिटी कैरियर्स के साथ कोई मतलब चेंज नहीं किया है उनमें, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि द वैल्यू ऑफ बिल्ड इन पोटेंशियल बैरियर डिपेंड ऑन द डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन। यस, हाँ डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी जो डी है आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आगे ऑप्शन जो है ए सी डी जो है वो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर आर करेक्ट। ये पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का नंबर जो होता है वो क्या होता है, नियरेस्ट नंबर होते हैं। तो हम जब एक किसी यूनिट सेल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने हैं, नंबर नियरेस्ट नेबर्स जो होते हैं ना, नियरेस्ट नेबर एटम जो होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड जो गोबिक है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 ही होता है, हमें पता है। डायमंड का 4 ही होता है। बेस सेंटर्ड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर हम उसको देखें तो वो कितने का होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ऑप्शन ये गलत है। और हेक्सागोनल का जो दिया हुआ है ये आपको 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए सी डी है वो करेक्ट है। आप यूनिट सेल बना के भी देख सकते हैं कि यूनिट सेल बना के आप देखोगे तो आपको बॉडी सेंटर्ड में 8 नियरेस्ट नेबर मिलेंगे, डायमंड में 4 मिलेंगे और आपको जो है हेक्सागोनल में 12 मिलेंगे, एफसीसी में भी 12 मिलेंगे। पर यहाँ पे जो 6 दिया हुआ है तो इसलिए एफसीसी वाला जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो ए सी डी है वो आपका सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है कि टू बीम्स ऑफ लाइट इन द विजिबल रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में दिया हुआ है, इंटरफेरेंस विद ईच अदर एट ए पॉइंट, ठीक है। द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज 500 एंड 5000 नैनोमीटर, which of the following wavelengths will interfere constructively at the given point। तो ये जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव दिया हुआ है यहाँ पे, तो जो पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन लैम्बडा के बराबर होगा। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लैम्बडा दिया है और एन एन जो है वो ऑर्डर होता है, मतलब उसका जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो ऑर्डर होगा उसको हम, ये होता है 0 और +-1 +-2, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। सो हमें निकालना है कि कौन कौन सी वेवलेंथ है जिनके लिए कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा। सो हमें पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, पाथ डिफरेंस कितना है, 5000 दिया हुआ है, 5000 नैनोमीटर दिया हुआ है। इसका वैल्यू अगर हम इसके बराबर प्रूफ कर देंगे भाई इसके बराबर होता है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएगी। अगर हम ऑप्शन ए को आप लें और ऑप्शन ए को हम 416.67 है, इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5000 ही आएगा। अब 5000.06 कुछ ऐसे आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर ऑप्शन बी लें तो अगर इसको 555.55 है, इसको हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी 5000 ही आएगा, 4999 पॉइंट कुछ आएगा। उसके बाद 625 नैनोमीटर को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 5000 आएगा। उसके बाद अगर हम 666.66 को मल्टीप्लाई करें, इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ये 5000 के आसपास जाएगा ही नहीं, या तो ये कुछ 4600 के आसपास रह जाएगा या फिर 5300 कुछ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन जो डी है वो रॉन्ग है। हमें जो कंडीशन लगानी है वो क्या करनी है कि जो डेल्टा है पाथ डिफरेंस वो होगा एन लैम्बडा के बराबर, एन लैम्बडा के बराबर करना है इसको, और आपको जो है आंसर आपको निकाल लेना है। उसके बाद ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का ये इम्पोर्टेंट जो एमएसपी टाइप क्वेश्चन है उनमें। तो ये क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस भी दिया हुआ है, उनकी डायरेक्शन भी दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। और कहा गया है कि एक पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड रहता है, अगर उसको हम मूव कराएं चार्ज पार्टिकल को तो वो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। तो अब पूछ रहे हैं कौन 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 चीज जो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो जो पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो दो केसेस में नहीं होता, या तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो पार्टिकल जिधर जा रहा होगा उधर ही जा रहा होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उधर लगाया, जिधर जा रहा है उधर जा रहा है। वो आप मतलब कॉम्प्लेक्स केसेस में ना जाए कि आपने किसी डायगोनल के थ्रू लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर चार्ज पार्टिकल को उसकी डायरेक्शन में भेजा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पार्टिकल जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। दूसरा केस क्या होता है कि जब आपका जो दोनों फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो दोनों बैलेंस कर दें अगर एक पार्टिकल के ऊपर, तो उसका जो है वो भी अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, उसमें उसके मोशन में मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो केस है वो क्या है, क्यों ही अगर वो बराबर हो क्यों वी बी, जो क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद E इक्वल टू वी बी और V इक्वल टू ई बाई बी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड है जो है। तो ये जो है आप जो कि वेलोसिटी जो आएगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं होगा, आप चाहे पॉजिटिव चाहे पार्टिकल ले लो चाहे नेगेटिव पार्टिकल ले लो, वेलोसिटी तो आपका हमेशा ए माइनस बी रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इनिशियल में बराबर होगा, तभी हम कहेंगे कि ये जो है पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड है, वरना अदरवाइज जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड नहीं रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो वी जो वी है वो इक्वल टू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हम देख सकते हैं कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो किस में सेम है, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी की अगर बात करें तो वी इक्वल टू ई बाई बी आया, दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, तो किस किस में है, ऑप्शन बी में ई बाई बी दिया हुआ है, ऑप्शन डी में ई बाई बी दिया हुआ है, ऑप्शन जो बी है और ऑप्शन जो डी है ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। सो
ऑप्शन जो बी और डी करेक्ट है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम जो एमएसक्यू टाइप पूछ सकते हैं आपसे 2000 गेट में। तो इस बार जो आईआईटी बॉम्बे ने जो गेट का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसमें कहा है कि एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस भी वो लोग डालेंगे। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हम मैं इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी डालूंगा। तो आपसे आप अगर आपको सही लगा वो वीडियो, मतलब आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, तो आप जो आपके वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, और आपको वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अभी जो मैं आज या कल में जो वीडियो डालूंगा वो भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं गेट, मतलब एमएस के टाइम में पूछ सकते हैं आप शायद तो बॉम्बे से। आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को लेके चले माइंड में, और इस तरह से आप एग्जाम पैटर्न के लिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप ट्राई करें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है गेट एग्जाम में लेके आ सकें। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।